आज के लेक्चर का टॉपिक है रूस में राष्ट्रीय राज्य का उदय। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, परंतु 18वीं सदी से पूर्व यूरोप की राजनीति में उसका कोई स्थान देखने को विशेष नहीं मिलता, क्योंकि वह एक पिछड़ा हुआ देश था और दूसरा यह कि वह यूरोप से अलग थलग रहा। यूरोप की प्रगतिशील पश्चिमी देशों ने न तो उसकी तरफ विशेष कभी ध्यान दिया और न कभी उसके बारे में कुछ जानने का विशेष प्रयास ही किया था। यूरोप से उसे जोड़ने वाले केवल दो ही सूत्र थे, एक तो नस्ल तथा दूसरा था धर्म। रूसी लोग स्लाव नस्ल के थे और इस नाते पोलैंड, बोहेमिया तथा पूर्वी यूरोप में बसे हुए स्लावों से उनका पारिवारिक संबंध था। 10वीं सदी में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु इस ईसाई धर्म कैथोलिक न होकर परंपरागत यूनानी मतलब कि ऑर्थोडॉक्स चर्च ईसाई धर्म था। रूस में ईसाई धर्म का प्रचार पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के धर्म प्रचारकों ने किया था, अतः रूस पर शुरू से ही पूर्वी सभ्यता का प्रभाव रहा। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो रूसी लोग अपने आप को पूर्वी सभ्यता एवं संस्कृति का वैध उत्तराधिकारी समझने लगे थे। संभवतः इसीलिए वे धर्म सुधार आंदोलन से अप्रभावित रहे। 6ठी और 7वीं सदी में रूस में स्लाव कबीलों के कई प्रमुख केंद्र स्थापित हो चुके थे, जो रजवाड़ों से मिलते जुलते थे। 9वीं सदी के अंत तक राजा ओलेग के राज्यकाल 879 से लेकर 912 में कीव और नोवगोरोद के रजवाड़े संयुक्त हो गए। कीव नए रूसी राज्य का केंद्र बन गया, जिसमें अनेक रजवाड़े सम्मिलित होते गए। धीरे धीरे इस राज्य के सीमांतों का प्रसार भी होता गया, परंतु कीव के अंतर्गत रूसी रजवाड़ों की राजनीतिक एकता सुदृढ़ नहीं हो पाई और जैसे जैसे कीव की ताकत कम होती गई, उसके अधीनस्थ व्लादिमीर राज्य की शक्ति बढ़ती चली गई। सोवियत राज्य की भावी राजधानी मॉस्को इसी राज्य के प्रदेश में थी। उस समय मस्कोवी राज्य एक छोटी सी बस्ती के रूप में हुआ करता था, जो वर्तमान में क्रेमलिन के क्षेत्र पर फैला हुआ था। यह मस्कवा नदी के बड़े तट पर बसी हुई थी। 13वीं शताब्दी में मंगोल ने अपने महान शासक चंगेज खां के नेतृत्व में विश्व विजय का अभियान शुरू किया। उन्होंने चीन के तुर्किस्तान को जीतने के बाद ख्वारिज़म के तुर्क साम्राज्य को भी जीत लिया। यहाँ से वे पश्चिम की तरफ मुड़े और 1223 ईस्वी में दोन जा पहुँचे। यहाँ लड़े गए युद्ध में मंगोलों ने रूसियों को बुरी तरीके से पराजित किया और चंगेज खां की इस समय दरमियान मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उसका लड़का ओगदेई ने विजय अभियान जारी रखा। उसने अपने भतीजे बातू खां को यूरोप जीतने के लिए भेजा। बातू खां ने यहाँ पर शानदार विजय अर्जित की है। उसने रूस के सभी बड़े रजवाड़ों को परास्त किया और यहाँ पर भारी मात्रा में लूटपाट मचाई। उन्हें अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश भी कर दिया। मॉस्को के राजा यूरी ब्लास्टोविच ने शीत नदी के तट पर मंगोलों का सामना किया, परंतु परास्त हुआ और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। मंगोलों ने मॉस्को को भस्म कर दिया
लगभग समूचा रूस मंगोलों की सत्ता के अंतर्गत आ गया और रूसी रजवाड़ों को उन्हें खिरास देने के लिए मजबूर किया गया और वे हुए। रूसियों की यह दास्तां 200 वर्षों से भी ज़्यादा 13वीं सदी से मध्य से लेकर 15वीं सदी के अंत तक चली। रूसी लोगों पर अपने विजेताओं का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वे लोग पूर्वी ढंग के लंबी आस्तीन वाले लंबे लंबे चोगे, पगड़ियाँ, चप्पलें पहनने लगे और लंबे बाल, मूछें और दाढ़ियाँ भी रखने लगे। स्त्रियों को पर्दे के भीतर धकेल दिया गया और जब वे बाहर निकलती तो बुर्के का उपयोग करना उनके लिए अनिवार्य था। सरकार का रंग ढंग भी पूर्वी था, निरंकुश, बर्बर और अत्याचारी। पश्चिमी यूरोप के सामाजिक जीवन की एक भी झलक रशिया में यानी रूस में दिखाई नहीं पड़ती थी। प्रोफेसर मानफ्रेंड के अनुसार स्वतंत्र मॉस्को राज्य का पहला राजा अलेक्सांडर नेवेस्की का पुत्र राजा दानियल अलेक्जेंद्रोविच 1261 से 1303 तक उसका शासन था। उसने रियाजान के राजाओं से कोलग्ना नगर को छीनकर अपने राज्य का विस्तार किया और उसके पश्चात उसके बेटे ने स्मोलेंस्क के राजाओं से मोजाइस्क नगर छीना। इस प्रकार 14वीं शताब्दी के आरंभ तक मॉस्को के राजा संपूर्ण मस्कवा थाले के वास्तविक स्वामी बन चुके थे। अलेक्जेंद्रोविच की मृत्यु के कुछ समय बाद इवान प्रथम मॉस्को का राजा बना। उसने 1340 ईस्वी तक शासन किया। 1328 ईस्वी में तातरों ने त्वेर के राजा के स्थान पर इवान प्रथम को रूस का महाराजक यानी कि महाराजा नियुक्त किया। इवान ने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को परास्त कर अपने राज्यों को बढ़ावा दिया और उसके शासनकाल में मॉस्को राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई और मॉस्को भी एक समृद्ध तथा खूबसूरत नगर बन गया। 1380 ईस्वी में तातर सेनानायक ममाई खां ने मॉस्को पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि मॉस्को ने तातरों के आदेशों को मानना बंद कर दिया था। उस समय मॉस्को का राजा दमित्री इवानोविच 1350 से 1350 to 89 ईस्वी तक था। उसने अन्य रूसी राजाओं के सहयोग से कुलिकोवो नामक स्थान पर तातरों से युद्ध लड़ा। इस युद्ध में तातर पराजित हुए। इससे तातरों की शक्ति को गहरा आघात लगा। दूसरी तरफ रूसियों का आत्मविश्वास बढ़ गया। कुलिकोवो की विजय के बाद मॉस्को के राजा अन्य रूसी राज्यों को जीतकर रूस में एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुए। इस दिशा में इवान तृतीय 1462-1505 ईस्वी को विशेष सफलता मिली। उसने नोवगोरोद सहित कई क्षेत्रों को जीतकर मॉस्को राज्य में मिलाया। कई इलाकों को संधियों के द्वारा मॉस्को राज्यों में शामिल किया गया। उसने तातर खानों को खिरास देना भी बंद कर दिया। 1476 ईस्वी के बाद तातरों को कोई खिरास नहीं दिया गया। इवान तृतीय ने जार की उपाधि ग्रहण की। इससे पूर्व मॉस्को के शासक ड्यूक की केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ बनाया। उसके दरबार में जर्मन साम्राज्य, हंगरी, डेनमार्क, वेनिस और तुर्की के राजदूत आया करते थे। 1530 ईस्वी में इवान तृतीय का पोता इवान प्रचंड 1530 से 84 मॉस्को के सिंहासन पर बैठा। उसने रूसी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने एशिया के उत्तरी भाग साइबेरिया को जीता तथा उस क्षेत्र में रूसी उपनिवेश स्थापित किया। उसने तातरियों को परास्त कर काजान क्षेत्र को रूसी साम्राज्य में सम्मिलित किया।
उसने पश्चिमी यूरोप के साथ संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया और 1555 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। वह रूसी चर्च का अध्यक्ष बन गया। इस प्रकार धर्म और राजनीति दोनों क्षेत्र पर जार का नियंत्रण व प्रभुत्व स्थापित हो गया। फिर भी पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ रूस का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध पहले की भांति बहुत कम रहा। इसके लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे। एक, पश्चिमी यूरोप कैथोलिक संप्रदाय का अनुयायी था, जबकि रूसी लोग रूढ़िवादी यूनानी चर्च में आस्था रखते थे। इस कारण धर्म सुधार आंदोलन का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। और दूसरा कारण ये रहा कि बौद्धिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी रूस पिछड़ा हुआ देश था, जिसकी वजह से वहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया और शेष यूरोप के साथ आदान प्रदान का क्षेत्र उपलब्ध न हो सका। राजनीतिक दृष्टि से रूस और पश्चिम यूरोप के मध्य पोलैंड, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राज्य आबाद थे, जिनकी वजह से रूस पश्चिम की ओर आगे बढ़ नहीं सका। एक कारण रूस के पास गर्म पानी का बंदरगाह न होना भी कहा जाता है।